लास्ट एपिसोड में रेमंड के पास क्रिस्टीना आती है जो कि मेपल क्लिनिक में एक बी रैंक हीलर थी। अब वो उससे टीचिंग्स के लिए कहती है। रेमंड के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जहां पर उसे क्रिस्टीना को कुछ सिखाना था और तो क्रिस्टीना ऑफर करती है कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी। अब रेमंड सोचता है कि मुझे पैसे भी मिलेंगे, एक अप्रेंटिस भी मिलेगी, और वो हाँ बोल देता है। और उसी के साथ साथ किंग को, प्राइम मिनिस्टर को, ये पता चलता है कि जिन लोगों ने उस कंटेजियस डिजीज को बे रीजन में फैलाया था वो कौन है। अब आगे और यहाँ से कहानी थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड होने वाली है ताकि हम इस स्टोरी को जल्दी कंप्लीट कर सके बिना फालतू के डिटेल्स के। अब राजा प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि तुम सारे के सारे सबूत इकट्ठा करते रहे हो, जो हमें इतना सबूत मिल जाएगा कि हमारे ऑपोजिट नेशन ने, हमारे दुश्मन नेशन ने ये सब कुछ करवाया है, तब हम उन्हें कन्फ्रंट करेंगे। और तभी प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि रेमंड ने दोबारा से हमारी हेल्प की है ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने में, तो क्या हमें उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। लेकिन राजा कहते हैं नहीं यार, अभी सिचुएशन कंप्लीट नहीं हुई है तो अभी हम उसे रिवॉर्ड नहीं दे सकते, एटलीस्ट ऑफिशियली तो नहीं दे सकते, हम उसे अनऑफिशियली एक रिवॉर्ड दे सकते हैं। और उसके बाद उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद पेनिन क्लिनिक में चलते हैं, वहां पर जाकर उससे मिलते हैं और इस बारे में बात भी कर लेंगे, क्योंकि बैरनेट पेनिन अपने पेशेंट्स के लिए ही कुछ ना कुछ मांगेंगे, तो बेहतर यही होगा कि हम वहीं पर जाकर बात करें। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेमंड तो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था। उसके 3 असिस्टेंट पीछे बैठकर सोच रहे थे कि यार ये कितना मुश्किल होता होगा, मास्टर सब कुछ कैसे कर लेते हैं, इतने सारे पेशेंट्स हैं। उसके 2 अप्रेंटिस तो आपस में बात करते हैं और जो नया अप्रेंटिस होता है वो कहता है कि मैं ऐसा कब बन पाऊंगा, और हैंसन कहता है कि बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मास्टर एक अलग ही लेवल पर हैं। और क्रिस्टीना जो कि नई अप्रेंटिस थी वो सोचती है कि यार ये पेशेंट्स को देखते हो कि इतना खुश कैसे हो सकता है, और जहां तक मैंने देखा इसकी मेडिकल टेक्निक्स का एंडलेस पोटेंशियल, और ये किसी को भी हार्म नहीं कर रही हैं। और तो और मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मैं इसकी कोई गलती नहीं निकाल पा रही हूँ। ये पेशेंट्स को देखते वक्त खुश तो होता ही है, उसके साथ साथ ये जेन्युइनली उनकी केयर भी करता है। और वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर उसे देखकर सोचता है कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रेमंड इसलिए खुश है क्योंकि ये पैसे कमा रहा है। लेकिन फिर वहीं पर सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, वो लेवल अप कर लेता है, उसे पॉइंट्स मिल जाते हैं और रेमंड खुश होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट, मुझे पैसे, एक्सपीरियंस पॉइंट सब कुछ मिल रहा है। वो अपने स्टैट्स को देखकर सोचता है कि यार मतलब अगर मेरी इंटेलिजेंस 23 पर है तो जिसकी इंटेलिजेंस 50 होगी वो इंसान कैसा दिखता है, क्योंकि किसी और के पास ये सिस्टम नहीं है, स्टैट्स नहीं है, तो मैं कंपेयर किससे करूं। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये इलिजिटिमेट चाइल्ड का ये टाइटल कब हटेगा मेरी जिंदगी से। वो पेशेंट से बात करते करते सोचता है कि यार एक दिन तो हो ही जाएगा। फिर वो सोचता है कि यार मैं अभी लेवल 40 पर हूं, मेरा नेक्स्ट प्रमोशन होगा लेवल 70 पर, और तब क्या होगा जब मैं लेवल 100 पर चला जाऊंगा। और इसी चीज का जवाब देते हुए उसके सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि तुम एक और क्लास अप चले जाओगे। और फिर रेमंड सोचता है क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक स्पेशलिस्ट बन जाऊंगा। अब वो एक बहुत ही फनी इविल एक्सप्रेशन के साथ सोचता है कि ये बहुत बढ़िया है, और उसके अप्रेंटिस उसे देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है। उसके बाद रेमंड थक जाता है और हैंसन को कहता है कि आज हम मीट खाएंगे, और वो फीमेल अप्रेंटिस कहती कि हमने कल भी वही खाया था, और वो समझाने लग जाता है कि अरे उससे हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, ये मास्टर कहते हैं। लेकिन तभी रेमंड की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आती है कि एक डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है और एक सडन क्वेस्ट तुम्हारे सामने है। और रेमंड अलर्ट हो जाते ही किस तरह की डेंजरस सिचुएशन है, और वहां पर लिखा होता है कि तुम्हें अपने क्लिनिक को प्रोटेक्ट करना है, कि एक पेशेंट यहाँ पर आ रहा है जिसके मन में एक कॉन्स्पिरेसी है कि वो यहाँ पर आएगा और वो तुम्हें एक बैड पेशेंट बन के तुम्हें बदनाम कर देगा। तो अब तुम्हें उस मास्टरमाइंड को ढूंढना है, उससे बदला लेना है और उसे रोकना है, और जिसने प्लान किया था उससे भी बदला लेना है। और रेमंड अपना सर पकड़ लेता है कि ये क्या हो रहा है। वो आसपास देखने लग जाता है कि आखिरकार वो कौन है, क्या वो इन पेशेंट्स में है या वो आने वाला है। अब मेबल क्लिनिक का जो डायरेक्टर होता है वो वहां पर अपने सर्वेंट के साथ बात कर रहा होता है कि वो वहां पर पहुंच गया होगा। उन्होंने इस पूरे एम्पायर के बेस्ट एक्टर को हायर किया था और वहां पर भेजा था, ये कहते हुए कि तुम वहां पर नाटक करना, जैसे ही तुम्हें ट्रीटमेंट मिले ये कहना कि तुम्हें बहुत साइड इफेक्ट हुआ है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। उसे जहर दे देते और कहते हैं कि इसे ले लेना, और वो कहता है कि इससे कुछ होगा तो नहीं, और वो कहता है कि अरे इसमें कुछ भी सीरियस नहीं है, और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ होता है तो मेपल क्लिनिक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेगा, तुम्हारा इलाज करेगा। तुमने देखा यह है कि हम टॉप 3 क्लिनिक्स में आते हैं। और अब इन सब के बाद उसका जो असिस्टेंट होता है उससे पूछता है कि आप सच में उसे ठीक करेंगे, और वो कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या, वो एक प्यादा था, वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, वो मरेगा तभी तो हमारा मिशन पूरा होगा, जिससे और ज्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट होगा, जिससे हम जल्दी रेमंड को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और वो असिस्टेंट कहता है कि सर आप तो कमाल के हो, आपने रेमंड को ही मजा चखा दिया, और तो और
उस एक्टर का भी मुंह बंद कर दिया, सारे एविडेंस खत्म, आपको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद वो वहां पर बोतल खोलते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं कि यार मैं तो बस एंजॉय करूंगा और गुड न्यूज का वेट करूंगा। वो रेमंड के डाउनफॉल के लिए चीयर करते, उसके बाद शाम हो जाती है और वो वहां पर कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं और वो सोचता है यार गुड न्यूज तो आती ही होगी। तभी वहां पर दरवाजे पर खटखटाता और वो कहता है कि कौन है, अंदर आ जाओ। और वहां पर एक सोल्जर अंदर आता है और कहता है क्या आप ही बैरन केंटन हो? और वो कहता है कि हाँ, तुम कौन हो? और वो मेपल क्लिनिक का डायरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है तुम किसी गलत जगह पर आ गए हो। लेकिन वो दोनों सोल्जर कहते हैं कि बैरन केंटन, आप अंडर अरेस्ट हैं क्योंकि आपने कॉन्स्पिरेसी की थी रेमंड को मारने के लिए। अब वो हैरान होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। और तभी वहां पर जब वो अरेस्ट हो रहा था, दरवाजे के अंदर से कोई आता और कहता है कि तुम, और वहां पर रेमंड बिल्कुल सामने खड़ा था और वो कहता है कि मैं बताता हूँ कि वहां पर क्या हुआ था। अब इस टाइम पर वो डायरेक्टर सोचता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो। और तभी वहां पीछे दरवाजे से आता है वही एक्टर जिसे इसने हायर किया था और वो कहता है कि आपने ही कॉन्स्पिरेसी की थी बैरनेट पेनिन को मारने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस रात का या उस दिन वो क्लिनिक जहां पर ये गया था, जहां पर रेमंड थोड़ा सा हिल गया था और वो सोच रहा था कि यार मैंने कभी नहीं सोचा था कितना इनोसेंट दिखने वाला इंसान इतनी गलत इंटेंशंस के साथ यहाँ पर आ सकता है। उस टाइम पर वो पेशेंट्स को देख रहा था और उससे कहता है कि तुम ये करो वो करो, और अचानक से उसे चिल्लाने की आवाज आती है और वहां पर एक इंसान कोलैप्स कर जाता है। और रेमंड सोचता है कि मैंने इसे मेडिसिन तो दी थी जिससे इसका बुखार कम हो जाना चाहिए था, लेकिन इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और अचानक से वो बॉटल देखता है और वहां पर जहर था और वो सोचता है कि इसे जहर पी लिया है। और फिर रेमंड सोचता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कैसे पता चला कि यही वो इंसान है जिसने कॉन्स्पिरेसी रची थी? क्योंकि मैं एक एस रैंक हर्बल मेडिसिन हीलर हूँ, मुझे पता है कि कौन सा जहर कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है, और जो जहर तुमने इसे दिया था वो इसे मारने के लिए था। और जब ये उठा तब जाकर मुझे शांति मिली और तब जाकर इसने मुझे बताया कि ऐसे से बात थी और वो बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इसे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इसे मरने के लिए छोड़ दोगे। और ये सुनकर रेमंड खुश होता है और उसे सीधा यहाँ पर लेकर आ जाता है, वो भी गार्ड्स के साथ, ये बताते हुए कि इसने ये सब कुछ प्लान किया था। क्योंकि अब रेमंड एक नोबल बन चुका था, वो एक बैरनेट था, इसीलिए किसी भी नोबल पर हाथ उठाना या फिर उसे मारने की कोशिश करना एक क्राइम होता है। और अब रेमंड उसे कहता है कि जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने किया था और ये एक्टर झूठ नहीं बोल रहा है। और रेमंड कहता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, जो जहर की बोतल तुमने इसे दी थी वो मेरे पास है और तुमने अपने सबऑर्डिनेट को इसे खरीदने के लिए अंडरवर्ल्ड मार्केट में भेजा था। हमारे पास सारे सबूत है, तू जेल जाएगा मतलब जाएगा। और अब वो डायरेक्टर कहते हैं कि तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? और वहां पर वो गार्ड कहते हैं कि एक इन्फॉर्मेंट ने हमें बताया और उसने कंफर्म किया और वो गवाही देने के लिए भी तैयार है। और उस टाइम पर रेमंड के दिमाग में आता है कि वो इन्फॉर्मेंट भी वहां पर इसीलिए आया था क्योंकि ये पूरी की पूरी अंडरवर्ल्ड की चीज बे रीजन में ही चलती है और वहां के बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया है, इसे ही गुडविल कहते हैं। मैंने इतने लोगों की मदद की है, वो मेरे काम आ गए। और अब वो डायरेक्टर गुस्सा होकर वहां से जा रहा था, वो गार्ड्स उसे लेकर जा रहे थे और वो रेमंड को गाली देने लग जाता है। रेमंड उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी आराम से जीनी चाहिए थी, ना मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा था, ना ही मैं कहने वाला था। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जेल में अपनी जिंदगी अच्छे से ही जियोगे, क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इलाज तुमने नहीं किया था, जिन्होंने खून के आंसू रोए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब कुछ तुम्हें पता चलेगा जब तुम वहां पर जाओगे। प्रभाव में दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर सीधा जेल में पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है, रिग्रेट कर रहा होता है कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे लाइफ सेंटेंस मिली है, मुझे पूरी जिंदगी यहीं पर रहना होगा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो असिस्टेंट था, जो वो जहर लेकर आया था, खरीद कर लाया था, उसने कन्फेस कर लिया और इसको फेंक दिया कि सारी गलती इसकी थी। और फिर वो सोचते कि मुझे उन लोगों का यूज करना होगा जिन्हें मैंने रिश्वत दी थी ताकि मेरी सजा कम हो सके। उसके बाद हमें राजा दिखाया जाता जो कि प्राइम मिनिस्टर को कह रहा था कि तुम्हें इस केस को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, और वो गुस्से में होता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेपल क्लिनिक इतने सारे क्राइम्स कर रहा था। और वो कहता है कि उसके टायरानिकल रूल की वजह से बहुत सारे लोगों ने सफर किया होगा। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बहुत पहले इस चीज को हैंडल कर लेना चाहिए था। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अगर रेमंड ने उसे एक्सपोज ना किया होता तो इस तरह की मोनोपोली चलती ही रहती। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है लेकिन मैं एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हूँ कि अगर मेपल क्लिनिक बंद हो गया तो जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके पास इलाज करवाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, तो क्या होगा? और राजा कहता है यार तुम्हें चिंता करने की कोई
जरूरत नहीं है। अगर एक मेपल क्लिनिक बंद हो रहा है तो वहां पर जल्दी ही कोई और क्लिनिक भी खुल जाएगा। हमें बस उस एक क्लिनिक पर डिसाइड करना है और उसे ग्रो करने में हेल्प करना है। अब प्राइम मिनिस्टर पूछता तो क्या आप ये चाहते हैं कि हम उसे रॉयल लेवल पर सपोर्ट करें, उसे पैसे दें? और राजा कहता है कि वेल ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हम एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन राजा कहता है कि हम उन्हें एक रॉयल गारंटी दे सकते हैं रॉयल नेम के अंडर में, ताकि लोगों का उन पर यकीन बढ़े और लोग उनके पास जाएं तो उनके पास पैसे हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर रॉयल गारंटी होगी तो लोग खुद ब खुद वहां पर जाएंगे और हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो सोचते हैं क्या आपके दिमाग में कोई जगह है? और राजा कहता है यार मैं ग्रीडी जगह को प्रमोट करना नहीं चाहता, जैसे कि मेपल क्लिनिक। मैं एक ऐसी जगह चाहता हूँ जो कि सच में लोगों के लिए हो। और उसके बाद राजा कहता है कि गैलमैन मेरी एक ट्रिप प्रिपेयर करो, हम बैरनेट पेनिन के क्लिनिक पर जा रहे हैं। अब वो उस क्लिनिक पर जाते हैं, चोरी छुप के जाते हैं, और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि तीनों अप्रेंटिस रेमंड वो काम करते वक्त इतने खुश थे, उन्हें अच्छा लग रहा था कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैंने आज तक ऐसा सीन कभी नहीं देखा था जहां पर एक हीलर कभी किसी की मदद करते वक्त खुश था। मैंने हमेशा हीलर्स को नाक चढ़ाते हुए ही देखा है। और उसके बाद राजा कहता है कि हमने सब कुछ देख लिया और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किस क्लिनिक को प्रमोट करूंगा। अब अगला दिन आता है, राजा अपनी सभा में ये बात कहता है कि मुझे वो क्लिनिक बंद करना। और वहां पर बहुत सारे नोबल्स एक साथ आकर कहने लग जाते हैं कि अगर आप मेपल क्लिनिक को बंद कर देंगे तो बहुत सारे लोग सफर करेंगे। और उसके बाद राजा कहता है कि बैरन कैंटन ने बहुत सारे नोबल्स को ब्राइब्स दी थी। उसने अपने लेजर में सब कुछ लिखा हुआ था, मैंने वो अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर तुम सब लोग ऐसे ही रेजिस्ट करते रहोगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा ये पढ़ने में कि आखिरकार तुम में से कौन कौन नॉर्मल लोगों की चिंता कर रहा है और कौन अपने दोस्त की चिंता कर रहा है। और फिर सारे के सारे नोबल्स आपस में बात करने लग जाते कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम भी इसीलिए कर रहे थे। और उसके बाद राजा उनकी ये घुसपुस सुनने के बाद अपने थ्रोन पर हाथ मारता और कहता है कि ऐसी पिटीशंस लेकर आओ जो कि लोगों के भले के लिए हो, ना कि तुम्हारे दोस्तों के लिए। अब उन सब के जाने के बाद राजा अपना सर पकड़ लेता है कि यार मेरे मरने के बाद यहाँ पर होगा क्या। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत लंबा जिए, आप एक स्वॉर्ड मास्टर है तो आपकी लाइफ काफी लंबी होगी। और राजा कहता है ना जाने कब मैं मर जाऊं, कब क्या हो जाए, मेरी कफिंग की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मेरी बॉडी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है और तीनों प्रिंस में से एक भी राज करने लायक नहीं है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि अगर उनमें से कोई भी राजा बनता है तो क्या नोबल्स की इन चालाकियों से बच भी पाएंगे या फिर वो बचना भी चाहेंगे। उन बच्चों को नोबल्स का सपोर्ट तो है, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि उसे यूज कैसे करना है। और फर्स्ट प्रिंस जो कि इनका पहला बेटा था उसे क्राउन प्रिंस बना दिया गया था, मतलब वही राजा बनने वाला था, लेकिन उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। और उसके बाद वो कहता है कि वो प्लेट जो कि हमें उस क्लिनिक को देनी थी, रेमंड को देनी थी, वो तैयार हो चुकी है। अब उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाता है, उसे वो अवार्ड देता है। रेमंड बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि यार ये काफी, इसमें कुछ भी पैसे, फिर वो रुक जाता है कि नहीं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है कि क्या आप मुझे कोई प्रैक्टिकल रिवॉर्ड नहीं दे सकते थे, मुझे क्लिनिक चलाना है, क्या मैं कोई फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव नहीं कर सकता। और प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इस टाइम पर रॉयल फैमिली फाइनेंशियल अफेयर्स में इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि तुम्हें एक छोटा सा अमाउंट जरूर मिलेगा। और उसके बाद रेमंड अंदर आता है और अपने और सारे के सारे डिसाइपल्स को दिखाता है कि उससे क्या रिसीव हुआ है। और वो भी सोचता है कि यार मुझे लगा था कुछ और भी मिलेगा, लेकिन फिर रेमंड को याद आता है कि ह्यूस्टन किंगडम ओरिजिनली बहुत ज्यादा गरीब था और अब वो एक वॉर पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन तब भी उन्होंने एक 10,000 पैना का रिवॉर्ड उसे जरूर दिया है। और उसे पता था कि इतने पैसों से वो अपने क्लिनिक को इम्प्रूव तो नहीं कर सकता है, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था कि अब कुछ कॉमनर्स वहां पर आ रहे थे जिससे उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब बहुत जल्दी ही उन्हें इस जगह से निकलना होगा, जगह को चेंज करना होगा, क्योंकि ये इतने सारे पेशेंट्स को संभालने के लिए नहीं बनी थी। एक छोटा घर था जिसकी अब छत भी टूटने लगी है। और रेमंड सोचता है कि मेपल क्लिनिक की जो जगह थी वो भी मुझे नहीं मिली किसी रीजन से, या तो वहां पर रॉयल फैमिली कुछ प्लान कर रही थी या फिर वो बिल्डिंग ही किसी और की थी। और जहां तक मुझे क्रिस्टीना से उम्मीद थी वो थोड़े बहुत पैसे देगी फीस के तौर पर, वो भी ये कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन अपनी फैमिली में मैं एक ब्लैक शीप हूं तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। जो मेपल क्लिनिक से पैसे कमाने वाली थी मैं उसी पैसे को यूज करके
आपको फीस दी थी, लेकिन अब मेपल क्लिनिक भी बंद हो गया है। और रेमंड ये बात सुनता है और उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें फीस देने की जरूरत नहीं है, और हाँ मैं तुम्हें पे भी करूंगा। ये बताते बताते रेमंड के आंखों से आंसू जरूर आ रहे थे, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे फ्री में भी काम नहीं करवा सकता। और रेमंड मनी मन गाली दे रहा होता है ये सब कुछ उन लैंडलॉर्ड्स की वजह से है, जो कि रेंट इतना बढ़ा कर रखते हैं कि कोई उसे रेंट ही ना कर पाए, चाहे वो खाली क्यों ना पड़ा रहे। और रेमंड सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास अपनी बिल्डिंग होती तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं बहुत आसानी से इस पूरे कॉन्टिनेंट का बेस्ट हीलर बन जाता। और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि उसने लेवल अप कर लिया है, उसे 20 स्किल पॉइंट मिले हैं और उसकी फेम, उसकी पॉपुलैरिटी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जा चुकी है। और उसे एक नया टाइटल मिलता है, द वन हु इज लाइक्ड बाय द कॉमनर्स एंड हैज बीन अचीव्ड। अब उसके बाद रेमंड बहुत सारी बातों को सोचता है, बहुत कुछ कॉन्टेम्पलेट करता है कि यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है, पैसे कहाँ से लेकर आऊं, कहाँ शिफ्ट हूँ, रेंट क्या करूं क्या ना करूं। और फिर वो आखिर में हार मान जाता है, यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी के लिए खाना खाते हैं। वो जैसे ही ऊपर जाता है अचानक से वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर आता और चिल्लाता और कहता है कि रेमंड, वो नीचे आता और कहता है कि क्या मेरा खाना ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर कहता है यार खाने वाने को छोड़ो। और रेमंड मनी मन सोचता है कि खाना तुम्हें भी पसंद है, बस तुम कहते नहीं हो। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है, और वो चिट्ठी आई थी सोलन की तरफ से। वो खोल कर देखते हैं और ये सोलन एक सबसे ज्यादा इविल लोन शार्क है। और रेमंड के होश उड़ जाते, यार इसने मुझे इनविटेशन क्यों भेजा है। और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारी ट्रमेंडस प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो कि पेन क्लिनिक है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और मैं तुम्हें अपना बिजनेस ऑफर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हें भी फायदा हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, और तुम्हें तो डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हें ये अश्योर कर सकता हूँ। वो सब इस लेटर को एक साथ पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं कि तुम किसी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर आ सकते हो, और मैं खुद यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आऊंगा। और ये लेटर लिखा जाता है टू बेर्नेट पेनिन, जिसे वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। और रेमंड को ये पता था ये सोलन ऐसा इंसान है जो कि ऐसे लोगों को अप्रोच करता है जो कि बहुत ही नाइव या फिर जिन्हें पैसे की समझ नहीं है, उनको अप्रोच करता है, उन्हें फंसाता है और उनके सारे पैसे लूट लेता है। और एलिना कहती है कि वो वर्स्ट टाइप ऑफ इविल इंसान है, और वो कहती है कि मुझे पता है कि इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा बड़ी बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इसलिए पता है क्योंकि मेरी फैमिली, रेवन फैमिली ने इसके हाथों बहुत सारे पैसे गवाए हैं। और रेमंड पूछता है लेकिन कैसे, तुम तो नोबल्स, और वो भी हाईएस्ट नोबल्स। और वो कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मेरा भाई, जो कि फैमिली का आने वाला अगला पेट्रियार्क होगा, वो इसकी स्कीम से फंस जाता और हमेशा पैसे हार जाता है। और वो कहती है कि अगर तुम इस इनविटेशन को जला देते हो तो ही बढ़िया रहेगा। और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि यस माय लेडी, मैं इसे अभी के अभी जला देता हूँ। लेकिन रेमंड उसे कहते हैं कि रुको रुको रुको। और एडमिनिस्ट्रेटर कहता है लेकिन सर वो डेफिनेटली कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं है, वो एक बुरा इंसान ही है। और रेमंड उसे कहता है कि एटलीस्ट हमें उसे एक बार सुन लेना चाहिए, मुझे पता नहीं है कि आखिरकार उसकी इंटेंशंस क्या हैं। और वो लड़की कहती है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं। और रेमंड कहता है लेकिन सर्कमस्टांसेस जो बहुत ज्यादा डायर हैं, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे पैसों की जरूरत है। और तभी हैंसन बीच में आता और उन्हें कहते हैं कि अरे तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मास्टर वहां पर उससे मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं या फिर पैसों के लिए नहीं जा रहे हैं। और हैंसन कहता है कि मास्टर वहां पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बदला लेना है, बदला उन पेशेंट्स का जिनका खून बहा था उसकी वजह से। और रेमंड हैरान हो जाता है कि अच्छा मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब हैंसन बहुत ही स्माइल के साथ, एंथुजियाज्म के साथ उन सबको ये बताता है, लेकिन बाकी दोनों ऑकवर्ड होते हैं कि भाई तू श्योर है कि वो इसीलिए जा रहा है। और रेमंड खुद हैरान होता है, क्या मैं उसे हरा सकता हूँ। और वहां पर डिस्क्राइब किया जाता है कि सोलन एक रेनाउंड मोस्ट इविल लोन शार्क है। वो टिपिकली उन पेशेंट्स को टारगेट करता है जिनके पास इनफ पैसे नहीं होते ट्रीटमेंट के लिए। वो उन्हें कुछ पैसे देता और बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर देता और शेमलेसली उन्हें परेशान करता है। और तब रेमंड को याद आता है यार हाँ मैंने इस बारे में सुना है, और उन्हें द पेशेंट्स लोन शार्क भी कहा जाता है। मैंने सुना है एक ऐसा लोन शार्क जो कि सर्कमस्टांसेस का और अपने कनेक्शंस का यूज करता है, क्योंकि वो मेपल क्लिनिक के डायरेक्टर का दोस्त था। वो आपस में एक दूसरे को पैसे भेजते थे ताकि उनका बिजनेस बढ़े, और मेपल क्लिनिक के हेड या फिर वहां के हीलर्स इसी लोन शार्क को रेकमेंड करते थे ताकि उनकी मजबूरी का फायदा उठाए, उन्हें पैसे दे और फिर उनसे इंटरेस्ट वसूलता रहे।
अब रेमंड सोच ही रहा होता है कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना है, तभी हैंसन कहता है कि मास्टर वहां पर जाएंगे और उन पेशेंट्स की हेल्प करेंगे जिनका पैसा वो सारे लोग लूट लेते हैं। और रेमंड उनकी तरफ देखता और कहता है कि मैं इन बेवकूफों के बिना क्या करूंगा, मेरी जिंदगी अधूरी होगी इनके बिना। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जहां पर उसके लिए एक नई क्वेस्ट अपीयर होती है, जहां पर उसे जाकर उस विलन को, जो कि इन सारे के सारे डेस्परेट पेशेंट्स के पैसे लूटता है, उसे सबक सिखाना है, उसे बैंकरप्ट करना है। और इस क्वेस्ट का डिफिकल्टी लेवल होता है मीडियम। और रेमंड सोचने लगता है कि यार मैं अपना कर्ज नहीं चुका पा रहा हूं, मैं दूसरों की हेल्प कैसे करूंगा। और वैसे भी सॉलन को बैंकरप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वो एक लोन शार्क है और वो बहुत ज्यादा ईविल है। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार लेकिन इसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम क्यों है, क्योंकि अभी तक रेमंड ने जो भी मिशंस किए हैं उनमें से जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं उनकी डिफिकल्टी लेवल होती है नॉर्मल, लो, फिर मीडियम लेवल होती है जिसे किया जा सकता है लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, उसके बाद हार्ड होता है जो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और इस क्वेस्ट की डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। और तो और इसमें रेमंड अपने एक स्टैट को थोड़ी देर के लिए ए तक ले जा सकता है, मतलब अगर उसका स्टैट डी है तब भी वो ए तक जा सकता है। लेकिन फिर रेमंड के मन में आता है कि इन सब में मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा सॉलन के सारे एसेट्स, उसके बाद मैं अपना कर्ज चुका पाऊंगा और उसके साथ साथ मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वो सपने देखने लग जाता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और फिर सोचता है कि मुझे ये क्वेस्ट करनी ही होगी, चाहे मुझे फिर अपनी जिंदगी ही दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। और उसके बाद वो हैंसन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि हम बस ऐसे ही खड़े होकर देख नहीं सकते, क्यों मैंने सही कहा ना, हमें वहां पर जाकर लोगों की हेल्प करनी ही होगी। जबकि उसके मन में चल रहा था कि मुझे अपनी हेल्प करनी होगी। उसके बाद वो तीनों ही रेमंड की तारीफ करने लग जाते हैं, जहां पर हैंसन कहता है कि अरे मुझे पता ही था मास्टर आप ऐसा ही कुछ करोगे, आप सोच में कमाल के हो, आप सब लोगों की हेल्प करते हो। लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे आसपास रहूंगी तुम्हें बचाने के लिए, ताकि कोई भी तुम्हारा बेवकूफ ना बना सके। जो नया अप्रेंटिस होता है वो कहता है कि मास्टर आप कमाल के, आप बहुत इंप्रेसिव हैं। और अब ये सब लोग तैयारी करते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जहां पर वो एक इविल लोन शार्क को डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके बाद जहां पर रेमंड को जाना होता है वहां पर वो कैरेज पहुंच जाती है, और उसी के साथ साथ वो मोमेंट याद आता है जब वो वहां से निकल रहा था और रेमंड कहता है कि मेरे आने के बाद हम यहाँ पर पार्टी करेंगे। और वो लड़की कहती है कि वहां पर जाकर अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो उससे बात मत करना, वहीं पर सब कुछ छोड़ना और आ जाना। और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि तुम कभी भी किसी भी हालत में कोई वियर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। और रेमंड उससे कहते कि अरे हाँ मैं समझ गया हूँ। और वो कैरेज में जाते वक्त भी बस यही सोच रहा था कि क्या हैंसन आज अच्छा खाना बनाएगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। और उसके बाद वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसे जाना होता है। वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, सब कुछ बहुत ज्यादा लैविश होता है, कमाल का खाना होता है। और रेमंड उसे देख कर सोचता और उसके मुंह से पानी आ जाता है, ये खाना बहुत बढ़िया है। और उसके सामने वो बैठा होता है वही इविल लॉन शार्क। और रेमंड उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था, और वो कहता है कि खाना खाते वक्त बात करते हैं। और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जहां पर लिखा होता है कि तुम्हें ये मिशन कंप्लीट करना है जिसका नाम है वाइप द टीयर्स ऑफ पेशेंट। उसका हार्ट ऑफ स्टील एक्टिवेट हो जाता है जिससे अब वो बहुत ही नॉर्मल होकर बात कर सकता है। अब वो खाना खा रहे थे और रेमंड के मन में ये चल रहा था कि अगर मैं आज का मिशन ढंग से कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं हर रोज ऐसा खाना खा सकता हूं, अब मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब रेमंड का हार्ट ऑफ स्टील एक्टिवेट हो चुका था, उसके सिस्टम विंडो पर नोटिफिकेशन आती है कि ये सामने वाला इंसान बहुत ही बेकार है, इसका रूडनेस लेवल है हाई। और रेमंड उसकी तरफ देखकर थोड़े से अजीब से एक्सप्रेशन बना लेता है, क्योंकि वो सोच रहा था क्या ये इतना ज्यादा करप्ट है कि इसे एक बुरे इंसान की तरह क्वालिफाई किया गया है, वरना नॉर्मली ये स्टेटस विंडो में तब आता है जब कोई इंसान कुछ करता है। उसके बाद सोलन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता और कहता है कि मैंने बहुत टाइम से बहुत सारी कोशिश की थी कि आप जैसे एक बैरनेट से मिलने के लिए। उसके बाद वो उसे कुछ पीने के लिए कहता है और डिस्कशन शुरू करता है। अब रेमंड वहीं पर बैठा होता है और उससे पूछता है कि वो क्या है, और सोलन कहता है कि बैरनेट पेनिन या फिर पेनिन क्लिनिक को चलाते वक्त आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तो जरूर आई होंगी। और रेमंड कहता है कि अनफॉर्चुनेटली तुम सही कह रहे हो। और उसके बाद सोलन के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो कहता है तो इस केस में मैं तुम्हें कुछ रेकमेंड करना चाहूंगा, जितने पैसे की तुम्हें कमी है वो सारे के सारे पैसे मैं दूंगा, और वो भी बहुत ही
बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। मतलब तुमने हीलर लोन से जो लोन लिया था उससे तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट होगा। और स्माइल करते हुए रेमंड की तरफ देखता है और कहता है कि तुम इसे ऑलमोस्ट एक नो इंटरेस्ट लोन मान सकते हो। और रेमंड उससे पूछता है कि आखिरकार इतनी मेहरबानी क्यों। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन किस लिए? और वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे एक्शंस देखे हैं, तुम्हारा काम देखा है और मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और रेमंड को एक कहावत सुनाता है जहां पर वो कहता है कि पैसा कमाओ जैसे भी, लेकिन उसे खर्च अच्छे काम पर करो। और वो पैसा जो मैंने इतनी मुश्किल से, इतनी हार्डशिप, इतने हार्ड वर्क के बाद कमाया है, मैं उसे किसी अच्छी जगह पर यूज करना चाहता हूँ। और उसके बाद स्माइल करते उसकी तरफ देखता और कहता है तो क्यों ना हम प्रोसेस को शुरू करें। लेकिन हाँ, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये अभी फैसला लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और तभी रेमंड स्माइल करने लग जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। और रेमंड हंसते हुए उसे कहता है क्या तुम मुझे 1 लाख पैना दे सकते हो उधार के तौर पर? और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। उसके बाद वो वहीं चीयर्स करते हैं, खाना वाना खाते हैं। और सोलन मनी मन सोच रहा होता है कि मैं तुझे 1 लाख दूंगा, लेकिन मैं तुझे बैंक करप्ट कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। और वो रेमंड को कहता है कि आज का दिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, अब जब तुम इतनी दूर से यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। और वो मेनली कसीनो की बात कर रहा था और तो उसे बताता है कि वहां पर सब लोग मास्क पहन कर जाते हैं, इसीलिए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही तुम्हारी रेपुटेशन पर कोई बात आएगी। और अब वो एक बहुत ही विशियस स्माइल के साथ उसे कहता है तो क्या कहते हो, चले वहां पर? और उसके बाद हमें वो दिखाया जाता है जहां पर सब लोग खेल रहे थे, सब ने कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का मास्क लगा रखा था। जहां पर रेमंड तो अलग से खेल रहा होता है, लेकिन वो जो उसका मालिक होता है, जो लोन शार्क होता है, उसका सर्वेंट आकर वहां पर उससे बात करता है और उससे पूछता है कि तो उसका रिएक्शन कैसा था। और वो सर्वेंट कहता है कि उसका रिएक्शन कमाल का, जैसे वो पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हो, उसे बहुत एक्साइटिंग लग रहा था। और फिर उस मेन सवाल पूछता तो हमें कितने पैसे लेने चाहिए? और वो कहता है कि 1 लाख उससे लूट लो। और उसका सर्वेंट उसे कहता है क्या हम अगर इतना बड़ा अमाउंट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी? और वो कहता है यार कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर एक इलेजिटिमेट चाइल्ड अपने बहुत सारे पैसे हार भी जाता है तब भी क्या ही हो जाएगा, कौन उसे सपोर्ट करेगा? और वो वैसे भी कहीं पर कुछ बता ही नहीं पाएगा। उसके बाद हमें रेमंड दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मुझे बस और बस जीतना है और मुझे और पैसे मिलते जा रहे हैं। और रेमंड इस टाइम तक पहले ही 30,000 पैना जीत चुका था। और फिर वो सोचता है कि यार मुझे ये पहले यहाँ पर आना चाहिए था, अगर इतनी जल्दी अमीर बन सकते तो मैं पहले ही आ जाता, मेरा सारा लोन माफ हो जाता। लेकिन तभी पीछे से कोई खांसने लग जाता है। रेमंड उसकी तरफ देखता है और ये थी एलिजाबेथ जो कि उसकी अप्रेंटिस है। और रेमंड उसे पहचानता नहीं है और वो सोचता है कि यार ये मेरी तरफ क्यों देख रही है। और फिर वो अपने आप को दोबारा से होश में लेकर आता और कहता है फोकस करो, इस रेट पर मैं सोलन को तो पकड़ नहीं पाऊंगा बल्कि खुद यहाँ पर फंस जाऊंगा। उसके बाद कोई पीछे जाता है और कहता है गुड डे बेरनेट, और कहता है कि यहीं पास में एक वीआईपी गेम है जहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहे उतना बेट कर सकते हैं और अगर आप लकी हुए तो आप अपने पैसों को 50 गुना तक बढ़ा सकते हैं। मैं आपको वहां पर गाइड कर सकता हूं और अगर आपको जैकपॉट लगता है तो आपकी कमाई 50 गुना हो जाएगी। और रेमंड ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है 50 गुना। और जो लड़का वहां पर आया होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स इस चीज के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन क्या पता किसकी किस्मत चमक जाए और ऐसा हो सकता है कि आपका दिन आज अच्छा जा रहा है तो शायद आपकी किस्मत अच्छी हो। अब रेमंड थोड़ा नर्वस होता है लेकिन वो एक्साइटेड भी होता है और वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वो वीआईपी रूम की तरफ चले जाते हैं। पहले वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं जहां पर वो लोन शार्क उसका वेट कर रहा था और कहता है कि अरे अरे वेलकम, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और उसके बाद अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ और टूल्स लेकर आओ, मुझे इसे हराना है। और उसके बाद उस असिस्टेंट को कार्ड्स लाने के लिए कहता है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि दिखने में नॉर्मल कार्ड्स लगेंगे लेकिन यही तुम्हारा डाउनफॉल होगा। और वो रेमंड के सामने उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहता है कि आप जैसे महान इंसान को मुझे होस्ट करने का मौका मिला, ये मेरे लिए सच में कमाल की बात है। और उसके बाद वो रेमंड से पूछता है कि आप कितना बेट करना चाहेंगे और रेमंड कहता है कि ऑल इन।